नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 5 चरण की वोटिंग के बाद अब छठे चरण का रण बाकी है। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान है और ये भी पूर्वांचल का ही इलाका है जहां पर मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। इस चरण में सीएम योगी की गोरखपुर सीट भी शामिल है जहां बुलडोजर बाबा हिट नजर आ रहे हैं। फिलहाल सपा की साइकिल भी बुलडोजर के आगे डटकर खड़ी है। अब ये पस्त होगा या बुलडोजर पर चढ़ाई करेगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। ऐसे में एक बार यहां पर पिछले नतीजों पर भी नजर डालते हैं। आपको बताते चले कि 2017 में 57 सीटों में से 40 बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2 सीटें उस वक्त बीजेपी के सहयोगी अपना दल और सुभाषपा ने जीती थी। लेकिन इस बार गठजोड़ में बदलाव है, सुभाषपा सपा के साथ है, तो वहीं इसका सपा को कितना फायदा होगा ये भी देखना होगा। लेकिन चुनाव प्रचार जो हम देख रहे हैं उसमें मुद्दों की बहार है और एक दूसरे पर प्रहार है। जहां सपा बीजेपी को झूठा बता रही है तो वहीं बीजेपी सपा पर परिवारवादी होने का आरोप लगा रही है। और इसी पर हम बात करने वाले हैं कि यहां पर मुद्दे गायब हैं और तमाम चीजों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को अब छठे चरण के चुनाव प्रचार में झूठा धोखेबाज बता रही है। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बीजेपी लोगों को धोखा देने का काम करती है। जो संकल्प पत्र वो 2017 में लाए थे उसको पूरा नहीं किया। और वहीं इस पर हम बात करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं सपा प्रवक्ता आलोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। और सबसे पहले तो मैं यहीं पर दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी ये कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव प्रचार में, छठे चरण का चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को धोखा देती है और 2017 में जो संकल्प पत्र बीजेपी लाई थी उसको पूरा नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए प्रीति जी, जाकी रही भावना जैसी वैसी सोच उसमें दिखती है। झूठ बोलने का काम कौन करता है वो तो सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लगातार जिस तरीके से अगर हम छठे चरण के चुनाव की बात करेंगे तो जिस तरीके से गोरखपुर क्षेत्र से लेकर के आजमगढ़ बलिया का क्षेत्र है, जहां कभी विकास की 2017 से पहले हम देखने को मिलता था कि उसको पिछड़ा माने वहां विकास पहुंचा ही नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ने पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर गोरखपुर में माने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी दिखाई दे रहा है, गोरखपुर में एम्स दिखाई दे रहा है और गोरखपुर का खाद्य कारखाना खुला दिखाई दे रहा है। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो बदलाव दिख रहा है उस बदलाव के साथ जनता जा रही है। और ये जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार 2012 से 17 तक में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रताड़ना झेली है, माफियाओं को किस तरीके से उनकी दलितों की जमीनों को कब्जाने का काम किया है। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा आंकड़ा हो कि कितने वादे आपने पूरे कर दिए? 2017 में जो संकल्प पत्र आप लेकर आए थे, जो तमाम वादे दावे उस दौरान किए थे, उनमें से कितनों को पूरा कर दिया है? देखिए प्रीति जी, लगता मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि कब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से पहले माने बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, कभी किसी ने ये जनता को बताने का प्रयास नहीं किया कि हमने 5 साल जनता के लिए ये काम करने का काम किया, हमने ये योजना जनता को देने का काम किया। मगर आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा कि हमने 5 साल किस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान किया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 33 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया, किस तरीके से 5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे के निर्माण किया, किस तरीके से हमने एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। लगातार जिस तरीके से कामों की योजना को जनता के सामने रखना की काम किया है और 2 बड़ी उपलब्धियों के साथ करने का काम किया है कि जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था को अगर ठीक किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली जो मूलभूत सुविधा लोगों की हुआ करती थी, जो घर के कोने कोने तक पहुंची है, गरीब कल्याण की योजनाओं को माने हर किसी को, न जाति को न धर्म को देख करके गरीब दलित शोषित वंचित ऐसे लोगों तक योजना पहुंचाने का काम किया है। प्रीति जी, जिस तरीके से जिस गरीबों के पास अपना आवास नहीं होता था, आज गरीब को छत देने का काम किया है, आज गरीब को अच्छी बिजली कनेक्शन देने का काम किया है, गरीब को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है। तो लगातार जिस तरीके से ये जो बदलाव दिख रहा है, ये तो मैं बताना चाहता हूं, गरीबों के दिल के तैसी ही
लगातार हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा करके बदलने का काम किया है। ठीक है आलोक जी, वो तो गिना रहे हैं हमने ये कर दिया, आप भी बताइए कितना विकास आप देख पाए इन 5 सालों में, कौन कौन से जो वादे थे वो पूरे कर पाए हैं? देखिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं होती। इस उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ी समस्या है वो नौजवानों का रोजगार है। ये नौजवान प्रदेश है, ये नौजवान भारत, यहाँ पर नौजवान बहुतायत संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में, और उनकी समस्या है रोजगार, जिनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं। नौजवानों को ये पकौड़ा बनाने की जो विद्या बता देते हैं उसे रोजगार मान लेते हैं। अब तो गोबर से भी उत्पादन करने की ये विद्या बताने की बात धीरे धीरे कर रहे हैं। दरअसल है क्या कि दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश की जो मजबूत लीड है वो हमारा गांव का किसान। गांव का किसान अपने समर्थन मूल्य के लिए जब कहीं छोटा सा धरना भी करता है तो उसे ये खालिस्तानी बता के इनके मंत्री उसके ऊपर जीप चढ़ा देते हैं और 4 किसानों को मार देते हैं, और मंत्री जी बेशर्मी और हया में होकर इस्तीफा भी नहीं देते, और 100 दिन बाद उनका पुत्र छूट के वापस दिया जाता है। हमारे बीजेपी के मित्र हम बता रहे थे मैडम, जमीनी हकीकत से मतलब नहीं उनको रखते हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की दयनीय हालत शायद इन्होंने नहीं देखी। अभी भी मैडम मैं इनको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी CSC, PSC, 50 सैया अस्पताल, 100 सैया अस्पताल में अगर 50% भी डॉक्टर और पैरामेडिकल, आधा स्टाफ भी अगर किसी भी हॉस्पिटल में निकल आए तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं। शर्म नहीं आती है इनके बाबा जी को कि कोरोना काल में हमने अपने लोगों को कितना खोया है। तो सबसे पहले जो काम बनता था, सबसे पहले हमारा काम ये बनता था कि वहां स्टाफ करते मेडिकल जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सोनकर जी बीच मत बोलिए। अब आप होगा क्या कि शिलान्यास मेडिकल कॉलेजों का कर दिया मैडम, आधे अधूरे कॉलेजों का लोकार्पण ये कर रहे हैं, शिलान्यास कहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं। एक्सप्रेस वे सिर्फ एक बना पूर्वांचल, जो हमारे अखिलेश जी की देन थी, और कोई दूसरा एक्सप्रेस वे इन्होंने कंप्लीट करके दिखा दिया हो। 50% जमीन अधिग्रहण भी नहीं कर पाए हैं। अब आते झूठे ये कितने हैं, कितना झूठ बोलते हैं। 70 लाख रोजगार देने पे बात ही नहीं आ पाए, किसानों की डबल आमदनी पे ये बात नहीं आ पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे कि बिजली के 5 साल में कितने कारखाने लगाए। जो ये झूठ फैलाते हैं कि 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी, एक कारखाना इन्होंने नहीं लगाया है। दूसरे उज्ज्वला में एक सिलेंडर सिर्फ दे दिया है, दूसरा सिलेंडर 1000 का कर दिया है। प्रीति जी है क्या कि ये लोग जमीनी हकीकत नहीं जानते। ये सरसों का तेल खरीदते नहीं है, ये किसानों को निचोड़ के सरसों का तेल निकालते, जो 200 रुपए लीटर है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, उज्ज्वला वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है। ठीक है तो दीपक जी, 5 साल में 70 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, 90% नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने, ये तमाम वादे किए थे, तमाम संकल्प पत्र के वादे में गिना रही हूँ यहाँ पर, इस पर बताइए जरा। देखिए 70 लाख नौकरियां देने का वादा और 4.5 लाख नौकरियां दी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं प्रीति जी कि लगातार हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, और 3 लाख से अधिक हमने संविदा कर्मियों को रोजगार देने का काम किया, और लगातार 2 करोड़ लोगों को, माने स्टार्टअप व्यापार है, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार है, जिस तरीके से लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जिस तरीके से लगातार उसमें रोजगार बढ़ रहा है, उस रोजगार के क्षेत्र में आज युवा वर्ग अपने स्टार्टअप व्यापार को खड़ा कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूथ से डिजिटल के माध्यम से, यूक्रेन के माध्यम यूथ आइकॉन बन करके निखर रहा है। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार को बदलने का, थीम को बदलने का काम किया है, तो वो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे साथी मित्र आलोक जी, आऊंगी आलोक जी आपके पास। आलोक जी यहाँ पर बोलिए। हाँ, दीपक जी का संपर्क कट गया, दोबारा हम उनसे जुड़ेंगे, बोलिए। मैं ये बता रहा था मैडम, ये लोग जमीन पे रहने वाले लोग नहीं, ये नहीं जानते हैं कि मजदूरों की समस्या क्या है। जो मजदूर 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चला है मैडम, 500-500 किलोमीटर पैदल चला है, भूखों प्यासों, सरकार तंत्र तब सोया हुआ था, ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोग इस हिंदुस्तान ने, उस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे हैं कि किस प्रकार से सरकारी अस्पताल से लेते सब बेअसर पड़े हुए थे। तो है क्या कि ये जमीन पे नहीं रहते हैं। 13.5 लाख सरकारी नौकरियों के पद लगातार खाली चल रहे हैं, और पकौड़ा बेचने की संविदा कर्मी को आप नौकरी बता रहे हैं।
आप पंचर लगाने का जो कौशल विकास सिखाया जा रहा है उसे आप नौकरी बता रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी है। आपने इतनी ज्यादा महंगी शिक्षा व्यवस्था आपने कर दी है कि आम आदमी की पकड़ से वो शिक्षा व्यवस्था बाहर हो गई है। इस भारत में और उत्तर प्रदेश में शिक्षा के कई स्तरों में आपने जो बांट दिया है। और ये सब करने वाले, झूठे वादे करने वाले, मैडम आपको लास्ट में याद होगा 3 महीने पहले योगी जी ने कहा था टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 1 लाख भी टैबलेट नहीं दे पाए, और जो 1 लाख दिए वो मैडम चल नहीं रहे हैं। ये सूचना आपके पास होगी। तो ये वो लोग हैं मैडम कि धार्मिक हिंसा पे सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान करके सिर्फ चुनाव जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। इन्हें आम आदमी के मूलभूत मुद्दों से कुछ नहीं दीपक पता जी, है। अब जनता की बारी है, जनता सवाल पूछेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाबदेही बनती है। देखिए निश्चित रूप लैपटॉप से भी अब बांटे गए जब आचार संहिता लगने वाली थी, जिसको बीच में ही अब रोकना पड़ गया। देखिए जहां तक की बात हमने देखा लगातार 3 महीने में किस तरीके से अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में लैपटॉप छात्रों तक पहुंचाने का काम किया गया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कई स्थानों पर जाकर के छात्रों को स्वयं लैपटॉप देने का काम किया। माननीय आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप भी चुपचाप से सुनने का काम करें। मैं आपके बीच में ना बोल रहा था तो बोलने का भी काम ना करें। देखिए आपको भी मौका दूंगी, 2 ही गेस्ट हैं मेरे पास इसमें, भाषणकर्ता के साथ साथ श्रोताकर्ता भी बन जाइए। जब आपने कहा तो मैं बिल्कुल शांत हुआ। तीव्र मत चलाइए, मैं पूरा मौका दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव है देखने को मिल रहा है प्रीति जी, जहां हम लोग अगर कानून व्यवस्था को देखते हैं, मेरे ध्यान में बिल्कुल आता है कि व्यापारी जब अपनी दुकान बढ़ा करके वापस जाता था तो रास्ते में उससे सिनैती कर ली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की ऐसी मजाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से जाति का, धर्म के नाम पर दंगे कराए जाते थे। कानून व्यवस्था की बात है, लेकिन रोजगार पर अब मैं बात करी तो उस पर तो यहाँ पे सही से जवाब दीजिए ना। 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी, 4.5 लाख दे दिया, क्या सफिशिएंट है? पूरा वादा हो गया? मैंने कहा ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लगातार जिस तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, आपके संकल्प पत्र से भी ज्यादा वादा अपना पूरा कर दिया, काम कर रहा है। तो जिस तरीके से आज ये बदलाव के क्षेत्र में लोग अपने रोजगार को खड़े करने का काम कर रहे हैं। अभी भाई बता रहे थे कि पंचर लगाने के साथ साथ भैया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे कामगिर कारागार के लोग हैं, जो उनके योजना के अनुसार मजदूर का काम है, वो काम देने का काम किया। हमने सिलाई करने वाले को सिलाई से जोड़ने का काम किया, हमने हलवाई को कारीगर का काम दिया। तो लगातार जिस तरीके से ये काम को बढ़ाने का काम किया है, ये कोई कर नहीं सकता। ये किया है तो आदरणीय मोदी जी के विजन को और मिशन को एक्शन में बदलने का काम किया है। ठीक है आलोक जी, यहाँ पर चलिए ये बात हुई, विकास की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। हम देख भी रहे हैं कि ग्राउंड पर आखिर कितना काम हुआ है, सब सच्चाई जानते हैं। अब इसी के आधार पर यहाँ पर जो है वोटिंग भी होनी है। लेकिन परिवारवादी कहकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर घेरा जा रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से अखिलेश पर तंज कसा है और परिवारवादी कहकर ये कहा है कि यूपी को सशक्त नहीं कर सकते हैं, समर्थ नहीं कर सकते हैं, देश को समर्थ नहीं कर सकते, यूपी को सशस्त्र नहीं कर सकते। देखिए मैडम, आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लोकतंत्र में लोगों ने बहुत मौका दिया, 2 मौके दिए कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन दरअसल वो प्रचार मंत्री ही बन के रह गए। उनकी भाषा और शब्दावली को अब लोग मजाक में देखने लगे हैं। उनके भाषण जो सुनने जाते हैं वो ये सुनते हैं कि देखो एक आदमी आत्मविश्वास के साथ कितना ज्यादा कोई झूठ बोल सकता है। अब आते हैं परिवारवाद पे। राजनाथ सिंह के बेटे क्या हैं, कहां से आए हैं? वसुंधरा राजे के बेटे कहां से आए हैं? कल्याण सिंह के बेटे कहां से आए हैं? देवेंद्र प्रधान के बेटे कहां से आए हैं? डॉक्टर रमन सिंह के बेटे कहां से आए हैं? और वर्तमान में कैबिनेट में है बैठे हुए प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे। जी लगता है संपर्क कट गया, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, यहाँ पर परिवारवाद के उदाहरण तो आलोक जी भी दे रहे हैं, फिर बार बार समाजवादी पार्टी को इसको लेकर क्यों यहाँ पर जो है टारगेट किया जाता है? क्योंकि अब तो समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है, अब तो बाकी और परिवार के लोगों को उन्होंने दूर रखा है, केवल अखिलेश यादव ही यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ देख रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से प्रीति जी, ये परिवारवाद की पार्टी लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि चाचा भी चुनाव लड़ रहा है, भतीजा भी चुनाव लड़ रहा है। लगातार जिस तरीके से ये पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर परिवारवाद की परिभाषा देता है, वही माननीय आलोक जी बता रहे, तो मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में उसकी काबिलियतें के आधार पर तय किया जाता है, अनुशासन के आधार पर तय किया जाता है।
उसके कार्य की भूमिका के आधार पर तय किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की सेवा के आधार पर तय किया जाता है, किसी परिवार के पिताजी के बेटे के आधार पर नहीं, किसी भाई भतीजावाद के आधार पर नहीं, और ये राष्ट्रवाद की पद्धति के साथ चलता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से परिवारवाद और राष्ट्रवाद की लड़ाई के साथ इस काम हो रहा है और जनता इसका जवाब देने जा रही है। ठीक है, आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। 1 मिनट 5 मिनट में सकते हैं। आलोक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम, अपनी बात पूरी कीजिए आलोक जी। देखिए है क्या मैडम कि ये वो लोग हैं कि जो पूरी की पूरी हत्या करते हैं और उसको क्या साबित करते हैं। देखिए अखिलेश जी ने अपने आप को मैडम साबित किया है, 2 बार सांसद रहे, और कोई परिवारवाद का अगर कहीं उदाहरण मिलता है, उत्तर प्रदेश में जितने भी टिकट बीजेपी ने बांटे हैं 46 लोग ऐसे हैं, 46 जिनके परिवारवादी होने के प्रमाण मिले हैं। वहीं हमारे पास 1 और 2 भी टिकट नहीं बता सकते हैं। गुंडे, माफियाओं और परिवार से अलग हटने का अगर किसी आलोक जी, यहाँ काबिलियत के आधार पर चयन होता है, चाचा भतीजावाद के आधार पर नहीं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने लिया है। और ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है, एनसीआरबी के ना तो ये लोग आंकड़े जानते हैं ना आंकड़ों में पढ़ना चाहते हैं। मैडम इन्हीं के आंकड़े उठाइएगा। किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हत्या में नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है, हिंसक अपराध में नंबर 1 है। ये आंकड़े मैडम मैं सितंबर 2021 एनसीआरबी के बता रहा हूँ, और इनके पास कोई आंकड़े बता दीजिएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट सितंबर 2021 में आई, जिसमें कहा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा फिसड्डी है। उत्तर प्रदेश में 38% मध्य वर्ग की आय गरीबी रेखा के नीचे चलेगी। इनकी सरकार की रिपोर्ट मैडम मैं बता रहा हूँ। तो ये लोग वो लोग हैं कि जनता के बीच में इतना झूठ फैलाओ कि जनता उसे सच मानने लगे। अब जनता जागरूक हो गई है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ गई है। दीपक जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है चाचा वो भी चुनाव में, हालांकि और कोई सदस्य परिवार का इस बार नहीं है, केवल वही जसवंत नगर सीट से इस बार चुनाव में है। उसको लेकर अब परिवारवादी के एक बार फिर से ये आपको टैग दिया जा रहा है, इसको लेकर घेरा जा रहा है। चाचा प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम है। राजनाथ सिंह के पुत्र क्या है? 2 पुत्र। वसुंधरा राजे के पुत्र क्या है? प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र क्या है? प्रोफेसर रमन सिंह के पुत्र क्या है? देवेंद्र प्रधान के पुत्र क्या है? ऐसी फेरिस्त मैडम मेरे पास पूरी लिस्ट भरी रखी है। बताइए तो आधा घंटे में ये लिस्ट पढ़ता रहूं इनके परिवारवाद की, इनके आतंक परिवारवाद की मैं एक नहीं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। भाजपा मैडम वो है कि जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंसा के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़ती रही है। ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है, लोग अपने मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसानी के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनकी रैली की आप स्थिति देख सकते हैं, खदेड़ा इनका निश्चित है। दीपक जी, आप करे तो ठीक और सपा करे तो परिवारवादी। देखिए मैंने बताया ना आपको प्रीति जी कि यहाँ तो काबिलियत के आधार पर कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है, सेवा और संगठन के आधार पर ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। ये परिवारवाद के आधार पर नहीं होता है कि अगर वो नेताजी का बेटा है या भाई है, भतीजा है तो वो राजनीति में सक्रिय होगा, जनता के बीच में जाएगा। दूसरी बात तो मैं आलोक जी की बताना चाहता हूँ, परिवार से जाति के आधार टिकट भी दे दिया जाएगा। दीपक जी, अगर काबिलियत होगी तो परिवार के लोगों को फिर राजनीति में रखा जाएगा। देखिए जिस भूमिका जहां जिसकी आवश्यकता और काबिलियता और जनता की लोकप्रियता के आधार पर बिल्कुल रखा जाएगा। तो दूसरी बात जो आलोक जी क्या आपत्ति है सर? अगर समाजवादी पार्टी भी वही करती है तो फिर उसमें क्या आपत्ति है? नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित हो रहा है ना, कहाँ काबिलियता है, कहाँ आधार है, कहाँ भूमिका है, कहीं कुछ नहीं, केवल चाचा भतीजा बात के आधार पर। और ये आज से चला हुआ वाला नहीं है, आज इसमें परिवर्तन किया है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाई भतीजा बुआ चाचा सब माने उत्तर प्रदेश में जनता के ऊपर राज करने के लिए समाजवादी परिवारवादी के रूप में उतर के लिखे। परिवर्तन तो किया, एक्सेप्ट कीजिए। देखिए ये चीज तो आपकी पार्टी में भी चल रही है, आपकी पार्टी की सारी चीजें सही, उनकी पार्टी का सब कुछ गलत। तो काबिलियत के आधार पर ही भूमिका तय होती है। दूसरी बात प्रीति जी, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि आलोक जी कह रहे थे कि धर्म और जाति के नाम पर बांटा गया है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कौन बांट रहा है? जाति को नाम तय करने के लिए कौन काम कर रहा है? समाजवादी में जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्ना को लेकर के क्यों आते हैं? जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति की जगह जिन्ना की मूर्ति क्यों लगाते हैं? आपके आदरणीय डिंपल यादव जी
क्यों कहती हैं कि जंग का रंग और भगवा, माने हमारे मुख्यमंत्री जी का जो कलर का भगवा का रंग है वो जंग का रंग, माने किस तरीके से ये संत समाज के निरादन करते हैं, किस तरीके से धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। तो ये जाति और तुष्टीकरण की जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाली नहीं है। इस बार विकास के बल पर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन, माने जिस तरीके से ये बदलाव दिख रहा है उस विकास के मुद्दे के साथ जा रही है। बिल्कुल आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी मित्र से कहूंगा कि संत और महंत को योगी जी ना कहा करें। संत की परिभाषा ये होती है कि मोह माया से दूर हटकर समाज को नहीं, बिल्कुल हमारे महाराज जी संत मोह माया से दूर हैं। आप संत कह रहे हैं जिन पे 100 से ऊपर हार्ड क्राइम के मुकदमे हैं। महोदय सोनकर जी, कम से कम इतना तो रहम करिए कि 100 से ऊपर हत्या, आगजनी, संगठित अपराध के मुकदमे हैं, तो कम से कम संत का मत करिए। संत बहुत समाज को दिशा देते रहे, भारतीय संत, और मोह माया से दूर रखे रहे। अगर संत की आप ये परिभाषा करेंगे तो निश्चित रूप से आप संत समाज का पूर्ण रूप से आप अपमान कर रहे हैं। माननीय आलोक जी वो गोरखपुर पटाधीश के संत और महात्मा है, और जिस तरीके से वहां के सुल्तान मिर्जापुर है, पास किसानों को, ये शायद आपको जानकारी नहीं है। आप जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो यूरिया और डीएपी के दाम तो आपने डबल कर दिए, और उसके बाद 5 किलो यूरिया की बोरी से कम और आपने कर ली। तो आपने महंगाई पे जो अपने यार, आपके दो जो अडानी और अंबानी हैं, उनको सिर्फ अरबपति बनाए रखने के लिए आपने इस संपूर्ण जनता के साथ आपने अन्याय किया है। बड़ी आशा और विश्वास के साथ आपको इतना बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, आपने उन्हें क्या दिखाया? आपने कहीं बुलडोजर दिखाई। अच्छा, भाषा देखिए, कहीं कह देते हिजाब वाला, कहीं कह देते 80-20 वाला, कहीं कहते हैं कट्टे वाला, कहीं कहते तमंचे वाला। कम से कम ये नेशनल टीवी पे लोग बहुत अच्छे बच्चे सुनते हैं, उनके अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आदर होता है। उनको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम आदर ना करे तो अपने पद का तो आदर करें। और आप वोट मांग रहे हैं, वोट मांगिए रोजगार पे, कि मैंने आपको कितने वोट मांगिए योजनाओं पे जो आपने कितने कंप्लीट कर दिए थे। आप सिर्फ धार्मिक, आप जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, चाहे कोरोना का माध्यम, चाहे किसी माध्यम से, अब की बार उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, किसानों ने जवाब दे दिया है कि आप बीजेपी को सुपड़ा साफ कर देंगे। पहले उत्तर प्रदेश से करेंगे और उसके बाद हम केंद्र से सुपड़ा साफ कर देंगे। इनके पास कोई योजना नहीं, ये लोग सिर्फ भड़काने वाले काम करते हैं। भाई आलोक जी, ये मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़िए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में जिस तरीके से 2017 में सपा साफ हुई थी, निश्चित रूप से 2022 में भी उत्तर प्रदेश से सपा साफ, ये जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार आप देखने को मिल रहा है कि जो आप उदाहरण माफियाओं की कर रहे हैं, ये गठबंधन के प्रत्याशियों का उदाहरण हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जेल में रहने वाले उम्मीदवार बने और जेल में रहने वाले उम्मीदवार बने। जनता के मुद्दों से दूर हो रहे हैं और जनता आपको सबक सिखा देगी। ये जनता का अपमान। ये 10 मार्च को तय हो जाएगा कि कौन उत्तर प्रदेश से सपा हो रहा है। की वो बेटी जिसको रात को आपने मिट्टी का तेल डाल के जला दिया था, आप न्याय की बात कर रहे हैं? आप दलित हिंसा में। आलोक जी रुकिए। दीपक जी, यहाँ पर बुलडोजर बड़ा पॉपुलर हो रहा है, बुलडोजर बाबा अखिलेश बन गए हैं, जगह जगह बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि बुलडोजर का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं जनता कमल को ना भूल जाए। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल है, कमल निश्चित रूप से रहेगा, तो मगर बुलडोजर भी आवश्यकता है। जिस लग रहा है कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो बुलडोजर हो गया है। देखिए, बुलडोजर तो भूमाफियाओं को हटाने के लिए उनके जिस तरीके से गरीब दलितों की जमीनों को हथियाने का काम किया, किस तरीके से उन गरीबों की हत्या करने का काम किया, उन लोगों के लिए यह बुलडोजर बाबा मैन तैयार हुआ है। और बुलडोजर लगातार बचे लोगों पर भी 2015 के बाद भी चला है, और जो बचे होंगे उन पर भी बुलडोजर निश्चित रूप से चलेगा। जो भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, जो भी उत्तर प्रदेश में दोषी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है आलोक जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी है। देखिए, अजय मिश्रा टेनी के ऊपर बुलडोजर इनका नहीं पहुंच पाएगा, और देवमणि इन्हीं के विधायक देवमणि। भाई मेरे आलोक जी, जो दोषी था उस पर कार्रवाई हुई है, यहाँ तो FIR भी दर्ज नहीं होती मान्यवर। नहीं पहुंच पाएगा। जहाँ कितनी अपराधी की घटना है, किस तरीके से
देवरिया के अंदर एक दलित किसान को ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। यहाँ दोषी पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर दोषी है, उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। वो बेटी न्याय मांगेगी। ठीक है, चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। हालांकि चुनाव प्रचार जो है वो अंतिम पड़ाव में आ गया है। रुकना चाहूंगी आप दोनों को यहाँ पर और धन्यवाद करना चाहूंगी। आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब छठे चरण पर सभी का फोकस है और जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं केवल अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खुद अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज इस बार जो है चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम योगी मैदान में है, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम नेता यहां पर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी है। लेकिन इन तमाम चुनाव प्रचार के बीच में अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं और छठे चरण में यहां पर एक राष्ट्रवाद का मुद्दा सामने आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी कहकर घेरा जा रहा है। लेकिन अब इन मुद्दों का कितना लाभ ये दल उठा पाएंगे ये देखना होगा और मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन पूरी तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।